हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द टेम्पेस्ट को। शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड एक क्लास ये आपकी कौन सी होगी, 15 क्लास होगी, ठीक है। यानी कि अब तक हम टोटल कितनी क्लास देख चुके हैं, 14 क्लास हो चुकी है आपके थ्योरी की, और ये जो क्लास होगी ये 15 क्लास होगी आज की। एंड इस वीडियो में हम द टेम्पेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये आपकी थ्योरी क्लास चल रही है, और जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिस प्लस ग्रामर के, लिटरेचर के सारे यहाँ पे कराए जा रहे हैं, ठीक है। इस चैनल पर थ्योरी क्लासेस कराई जा रही हैं, चाहे वो ग्रामर हो गए, ग्रामर भी कराए जा रहे हैं एंड ग्रामर की प्रैक्टिस कराई जा रही है, और बाकी जो आपके टीजीटी के सारे कोर्स इस चैनल पे कराए जाएंगे। अभी टाइम है, 3-4 जून को एग्ज़ाम है, तो आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो न्यू बच्चे हैं, जो आने वाले अपकमिंग जो टीजीटी पीजीटी है, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनके लिए तो है ही है पूरा। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनका बस रिवीजन है, वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन के लिए है। बाकी जो नए बच्चे हैं, जो अपकमिंग टीजीटी पीजीटी आने वाली है, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको कहीं फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं इसी चैनल पे आना है एंड इस चैनल पे पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, थ्योरी जो आप पढ़ते हो पेड में देके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसलिए मेरा मानना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट आप इसका बेनिफिट्स आपको मिले। ओके, बाकी शेयर वगैरह भी करते रहिए, बाकी और भी बच्चों को बेनिफिट इस चीज़ का मिले। ओके, एंड एक चीज़ और बताना था, 8000 फैक्ट है, 8000 प्लस फैक्ट है। ये आपकी पीडीएफ है जो मैंने टीजीटी के लिए, स्पेशली टीजीटी के लिए बनाया है ना, टीजीटी के लिए बनाया है स्पेशली। और ये आपके ना 8000 फैक्ट होंगे। इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, दिखाया भी है, आप जाके पहले उसको देख लीजिएगा क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, उसमें मैंने बताया है। और ये टोटल ना 8000 फैक्ट है, सब्जेक्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज है। 4 राइटर कवर किया गया है, लिटरेरी टर्म्स कवर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है ना, एरा वाइज। तो ये टोटल आपके कितने फैक्ट हो गए हैं, 8000 फैक्ट, टू द पॉइंट है, फैक्ट वाइज है ना। और इसमें आपके 284 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं, 284 पेजेस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पीडीएफ में, क्योंकि अभी टाइम है, 3-4 जून को पेपर है, तब तक तो एक बेहतर रिवीजन भी हो जाएगा, एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो नए पुराने दोनों बच्चे ले सकते हैं, या आने वाली जो टीजीटी पीजीटी है उसके लिए भी, आने वाली जो टीजीटी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हो। लेना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। 8081848735 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, इस पे व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। कॉल कोई नहीं करेगा, आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे। आपको जब व्हाट्सअप करेंगे ना, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस प्ले में हम द टेम्पेस्ट पढ़ने वाले हैं। टेम्पेस्ट याद रखना बच्चे कि टेम्पेस्ट आया कब था, कौन से एरा में आया था। जैसे कि मैं बताते चलती हूँ कि शेक्सपियर के जितने भी प्लेज आए थे किस एरा में आए थे, मीन्स जैकोबियन एरा में या फिर एलिजाबेथन एरा में। तो ये मैं हर वीडियो में बताई हूँ, ठीक है, कि जितना भी प्ले अभी हमने पढ़ लिया है, हमने टोटल कितने प्ले पढ़ लिए हैं, 13 प्ले मतलब 13 प्ले आपके हो चुके हैं। अब 14 में मैंने प्रैक्टिस दे दिया था, 4 आपके हुक्म का, 4 ट्रेजेडी का, 4 ग्रेट ट्रेजेडी का। 15 में फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो बीच बीच में हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो टेम्पेस्ट है ना, ये किस एरा में आया था, तो इसको याद रखना, ये जैकोबियन एरा में आया था। ओके, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, ये आया था आपके जैकोबियन एरा में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब बात करेंगे ये प्ले कौन सा है, तो इस प्ले को ना रोमांस भी कहा जाता है, यानी कि ड्रामेटिक रोमांस भी कहा जाता है, लेट प्ले कहा जाता है इस प्ले को, यानी कि शेक्सपियर का लेट प्ले भी कहा जाता है, ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है। इसका जॉनरा बता रही हूँ, ट्रेजिक कॉमेडी, लेट प्ले, ड्रामेटिक रोमांस कहा जाता है, और इसे शेक्सपियर का स्वान स्वांग भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, स्वान स्वांग। अगर पूछा जाए कि स्वान स्वांग प्ले कौन सा है शेक्सपियर का, तो द टेम्पेस्ट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब बात करेंगे क्यों कहा जाता है ये लेट प्ले, क्यों कहा जाता है ये ट्रेजिक कॉमेडी, क्यों कहा जाता है ये ड्रामेटिक रोमांस। देखिए, शेक्सपियर के ये लेट प्लेज को, शेक्सपियर के जो लेट प्लेज हैं, है ना, उनको रोमांस कहा जाता है। चाहे ये आपके टेम्पेस्ट हो गए, चाहे विंटर्स टेल हो गए, चाहे कोरियोलेनस हो गए,
है ना, चाहे आपके पेरिकल्स हो गए, ये चारों आते हैं लेट प्ले में ही आते हैं, है ना, लेट प्लेज। और लेट प्लेज को हम क्या कहते हैं, रोमांस, यानी कि ड्रामेटिक रोमांस भी कहते हैं इन चारों को। इसमें ऐसा क्यों कहा जाता है लेट प्लेस, क्योंकि इसमें जो थीम है, मतलब ये प्ले जो है ना, इस प्ले में क्या दिखाया गया है, मैजिक दिखाया गया है, जादू, ट्रेजेडी है, हैप्पी एंडिंग, इन सारों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है, मतलब मैजिक, ट्रेजेडी, हैप्पी एंडिंग तीनों। और इसे अक्सर ना शेक्सपियर के लास्ट प्ले माना जाता है, जिसे इन्होंने अकेले लिखा है। लास्ट प्ले इसलिए, स्वान सॉन्ग इसलिए कहा जाता है, लास्ट प्ले इसलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है शेक्सपियर ने खुद इसमें लिखा है, किसी का कोलैब नहीं है, किसी का कोलैबोरेशन नहीं है, इसमें किसी ने सहयोग नहीं दिया है, ये शेक्सपियर ने अकेले लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। कंपोजिशन डेट की बात करेंगे तो अप्रॉक्स ये आया था 1610 या 11 के बीच में आया था। देखिए शेक्सपियर के वर्क की डेट मैं फिर से कह रही हूँ, शेक्सपियर के वर्क की डेट में आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को बस पढ़िए, क्योंकि शेक्सपियर की जो वर्क की डेट है ना, वो एग्जैक्ट कहीं आपको नहीं मिलेगी, 1 साल 2 साल का अंतर आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट है ही नहीं, किसी को नहीं पता है, तो आपको अप्रॉक्स करके ही मिलेगा। और शेक्सपियर की डेट अभी तक एग्जाम में आई नहीं, उनके वर्क की डेट आगे पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं आई है, क्योंकि अगर आ गया तो ये डिबेटेबल है ना, कि कब आया कब नहीं आया, इससे कितने क्वेश्चन आपके और वो बन जाएंगे, डिबेटेबल बन जाएंगे। खैर आगे चलते हैं। फर्स्ट परफॉर्मेंस, इसको पहली बार परफॉर्म कब किया गया था, तो ये ध्यान रखना, परफॉर्म्ड एट व्हाइट हॉल पैलेस फॉर किंग जेम्स फर्स्ट ऑन हेलोमस नाइट नवंबर 1, 1611। ये ध्यान रखना कि ये जो प्ले है ना, इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ये प्ले ना किंग जेम्स फर्स्ट के सामने 1 नवंबर 1611 को, है ना, 1 नवंबर 1611 को क्या हुआ था, हेलोज नाइट, ये आपने ध्यान रखना है, व्हाइट हॉल पैलेस में खेला गया था, मतलब इसको परफॉर्म किया गया था, कहाँ पे, व्हाइट हॉल पैलेस में इसको परफॉर्म किया गया था किंग जेम्स फर्स्ट के सामने 1 नवंबर 1611 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मतलब परफॉर्म किया गया था। फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करेंगे तो इनका फर्स्ट फोलियो में आया था, ये भी प्ले अपीयर था 1623 में, जब फर्स्ट फोलियो आया था तो ये प्ले सबसे पहले नंबर पे ये प्ले छपा था, तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट प्ले था ये फर्स्ट फोलियो में, आपने ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेस थे ना, अपीयर थे ना, तो सबसे पहले कौन सा प्ले था, वो यही था, द टेम्पेस्ट ही सबसे पहले नंबर पर था, ध्यान रखना। सेटिंग की बात करेंगे, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो रिमोट मैजिकल आइलैंड समवेयर इन द मेडिटेरेनियन बिटवीन नेपल्स एंड ट्यूनिस, दो इंस्पायर्ड बाय द न्यू वर्ल्ड। ये आपने ध्यान रखना है, इसकी सेटिंग जो है ना, एक मैजिकल आइलैंड पर इसकी सेटिंग रखी गई है, एक जादुई द्वीप पर, है ना। ये जो आइलैंड है ना, ये मेडिटेरेनियन में कहीं है, मेडिटेरेनियन सी में कहीं है ये आइलैंड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मेडिटेरेनियन सी में कहीं है, भूमध्य सागर में कहीं है ये आइलैंड, ये टापू कहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रेरणा है ये भी ध्यान रखना है, इसको इंस्पायर कहाँ से किया गया, इसकी मतलब इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है, तो इसकी इंस्पिरेशन न्यू वर्ल्ड की खोज से मिली है ना, न्यू वर्ल्ड की खोज, यानी कि अमेरिका या बरमूडा, तो ये ध्यान रखना है, बरमूडा की खोज से मिली है, ठीक है, इसकी जो इंस्पिरेशन है, इसकी जो प्रेरणा है, तो न्यू वर्ल्ड यानी कि न्यू वर्ल्ड की बरमूडा से मिली थी, ये ध्यान रखना है, बरमूडा याद रखना। प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे तो विलियम स्ट्रैची की रिपोर्ट अ ट्रू रिपोर्टरी ऑफ द रैक, है ना, अकाउंट ऑफ द शिप रैक इन बरमूडा। मैंने अभी बताया कि अगर इसकी प्राइमरी सोर्स की बात करेंगे तो विलियम स्ट्रैची की रिपोर्ट है, जिसका नाम है अ ट्रू रिपोर्टरी ऑफ द रैक, जो 1610 में आया था। ये बरमूडा में हुए एक असली जहाज हादसे की कहानी थी, यहाँ से कहानी इन्होंने उठाया है, ठीक है, यानी कि रियल में बरमूडा में एक असली जहाज समुद्र में डूब गया था, तो उसी पर बेस्ड इन्होंने ये कहानी अपने टेम्पेस्ट में दिखाई है, समझ में आया। नेक्स्ट जो ये प्राइमरी सोर्स है, ध्यान रखना, नेक्स्ट जो सोर्स है सिल्वेस्टर जॉर्डेन्स अ डिस्कवरी ऑफ बरमूडाज, ये भी ध्यान रखना है ना, सिल्वेस्टर जॉर्डेन का डिस्कवरी ऑफ बरमूडा, यहाँ से भी शेक्सपियर ने उठा लिया है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। माइकल डे मोंटेन का एशे है ऑफ कैनिबल्स, तो कैलिबन जो है ना, कैलिबन है ना, इसमें जो कैरेक्टर है कैलिबन, तो कैलिबन वाला इन्होंने सोर्स लिया है यहाँ से, माइकल डे मोंटेन का एस्से है, एस्से ऑफ कैलिबन्स, है ना, कैनिबल, सोर्स फॉर गुंजालो कॉमनवेल्थ स्पीच,
तो ये सोर्स भी इन्होंने यहाँ से लिया है। मोंटेन का एस्से है ऑफ कैनिबल्स, यहाँ से गुंजालो वाला जो कॉमनवेल्थ वाला जो स्पीच है वो इन्होंने यहाँ से लिया है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जैसे इसमें आप देखोगे ना, गुंजालो ने एक स्पीच बोला है टेम्पेस्ट में, तो वो जो स्पीच है वो इन्होंने यहाँ से उठाया है, माइकल डे मोंटेन का एस्से ऑफ कैनिबल से उठाया है। और कैलिबन करके जो कैनिबल से ही जो कैरेक्टर है ना कैलिबन, वो भी ऐसे ही बना है। अच्छा, इसकी थीम की बात करेंगे तो इसमें फॉरगिवनेस है, कोलोनाइजेशन है, मैजिक है एंड नेचर ऑफ आर्ट है। तो ये ध्यान रखना है। माफ़ी दिखाया गया है, कोलोनाइजेशन उपनिवेशवाद का दिखाया गया। मतलब उपनिवेश, कोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी और की ज़मीन पर कब्जा करना। जैसे इसमें जो ज़मीन थी, इसमें जो आइलैंड है ना, टेम्पेस्ट में जो आइलैंड दिखाया गया वो आइलैंड कैनिबल का है, और उस पर कब्जा किसने कर लिया है? टेम्पेस्ट ने कर लिया, तो उसे कोलोनाइज कहेंगे, है ना। जैसे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, है ना, तो भारतवासियों का होगा, लेकिन उस पर ब्रिटिश का शासन था, तो वो लोग ने क्या किया? वो लोग ने कोलोनाइज कर लिया। तो यही होता है किसी और की ज़मीन पर कब्जा कर लेना। मैजिक दिखाया गया है, ये ध्यान रखना, जादू वगैरह। अब हम कैरेक्टर को देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है प्रॉस्पेरो। ये इस प्ले का ना प्रोटैगनिस्ट है, राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है, मास्टर मैजिशियन ऑफ द आइलैंड है। तो सभी को पता है, याद रखना, ये जो कैरेक्टर है ये आपके टेम्पेस्ट में आता है। टेम्पेस्ट का ये हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, और मिलान का असली ड्यूक है, राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है, और आइलैंड का ये मैजिशियन भी है, जादूगर भी है। इसके की ट्रेड्स की बात करेंगे अगर हम, तो ये इंटेलेक्चुअल है, कंट्रोलिंग है, स्ट्रैटेजिक है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पावरफुल है ना। और ये कमांड्स स्पिरिट्स एंड इवेंट थ्रू मैजिक एंड नॉलेज। मतलब ये क्या करता है? ये अपनी बुक्स से, अपने जादू से स्पिरिट को कंट्रोल करता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, एग्जाम फोकस्ड। आपने क्या याद रखना है? सिंबल ऑफ आर्टिस्ट शेक्सपियर हिमसेल्फ, है ना। इसे अक्सर शेक्सपियर का सिंबल माना जाता है, सिंबल ऑफ शेक्सपियर माना जाता है इसे। मतलब किसे? प्रॉस्पेरो को। ऐसा कहा जाता है कि ये शेक्सपियर ही थे, शेक्सपियर का इसने रोल निभाया है ना। जैसे असल ज़िंदगी में, रियल ज़िंदगी में जैसे शेक्सपियर हैं, वैसे इसमें प्रॉस्पेरो है। जैसे प्रॉस्पेरो जादू से कहानी बनाता है, वैसे शेक्सपियर कलम से अपनी प्ले लिखते हैं, ऐसा कहा गया है। जर्नी फ्रॉम रिवेंज टू फॉरगिवनेस ड्राइव्स द प्ले रेजुलेशन, है ना। इसकी जो यात्रा इस प्ले में, शुरुआत तो होती है रिवेंज से, है ना। ये जब प्ले शुरू होता है, ये जो प्रॉस्पेरो है ये बदले से शुरू करता है, लेकिन बाद में क्या होता है? फॉरगिवनेस पर ये प्ले ख़त्म हो जाता है, यानी कि माफ़ी। शुरुआत होती है रिवेंज से, लेकिन लास्ट में माफ़ी पे ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है आपका मिरांडा। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है ये इस प्ले की हीरोइन है। अब समझ लो, ये इस प्ले की हीरोइन है और ये प्रॉस्पेरो की डॉटर है, रेज्ड ऑन द आइलैंड। और ये आइलैंड पर ही बड़ी हुई है, मात्र 12 साल की थी तभी ये आइलैंड पर रहने लगी, है ना। तो रेज्ड ऑन द आइलैंड पर ही बड़ी हुई है। अब इसके की ट्रेड्स की बात करेंगे तो ये इनोसेंट है, कंपैशनेट है, फुल ऑफ वंडर है, बहुत मासूम है, दयालु है। इसने अपने फादर के अलावा किसी मर्द को नहीं देखा उस आइलैंड पर। जब से ये छोटी से बड़ी हुई है ना, इसने अपने फादर के अलावा किसी और, या यूँ बोलो किसी और इंसान को देखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेम फ्रॉम लैटिन माइरस, टू बी वंडर्ड एट, है ना। इसका जो नाम है मिरांडा, इसका लैटिन मतलब है माइरस, मतलब इसका मतलब हो गया टू बी वंडर्ड एट, यानी कि जिस पर वंडर किया जाए, अद्भुत किया जाए, अचरज किया जाए, है ना। ये ध्यान रखना है। तो रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड न्यू बिगनिंग्स, ये क्या करती है? ये इनोसेंट यानी कि नई शुरुआत और मासूमियत का प्रतीक है। सेंट्रल टू द रोमांटिक सब प्लॉट विद फर्डिनेंड, तो ये ध्यान रखना है, ये एक नई, मतलब ये फर्डिनेंड के साथ एक रोमांटिक सब प्लॉट को दिखाती है। मतलब फर्डिनेंड के साथ इसकी एक और कहानी चलती है साथ साथ, मतलब फर्डिनेंड के साथ इसकी एक लव स्टोरी चलती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एरियल। एरियल कौन है? ये एरी स्पिरिट है सर्विंग प्रॉस्पेरो, है ना। हवा की आत्मा है जो प्रॉस्पेरो की सेवा करती है। लाइट है, म्यूजिकल है, शेप शिफ्टिंग है ना, रूप बदल सकता है। ये कैसा है? एरियल एक स्पिरिट है, हवा की आत्मा। ये रूप बदल सकता है, गाना गाता है, उड़ सकता है ना। लॉन्ग्स फॉर लिबर्टी, ये क्या चाहता है? ये अपनी आज़ादी चाहता है, फंसा हुआ है बेचारा। इमेजिनेशन, आर्ट एंड फ्रीडम, तो ये ध्यान रखना, इमेजिनेशन और आर्ट का ये सिंबल है। मॉरल वाइज अर्जिंग प्रॉस्पेरो टुवार्ड्स मर्सी, ये बार बार प्रॉस्पेरो को सलाह देता है कि दुश्मनों को माफ़ कर दो लास्ट में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कैलिबन,
कैलिबन कौन है? ये साइकोरक्स का बेटा है। एंस्लेव्ड बाय प्रॉस्पेरो, जिसको प्रॉस्पेरो ने क्या किया है? गुलाम बना के रखा है। यही कैलिबन का आइलैंड है और प्रॉस्पेरो ने इसके आइलैंड पर कब्जा करके खुद रह रहा है और इसको क्या कर लिया है? गुलाम बना लिया, तो वही कोलोनाइज हो गया। ये बेचारा कैसा है? बेचारा ही बोलेंगे कैलिबन को। बेचारा कैसा है? तो ये अर्थली है, रिसेंटफुल है, इंस्टिंक्टिव है, यानी कि जंगली है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अर्थली है, गुस्से से भरा हुआ है। भाई क्यों नहीं रहेगा? नेम इज़ एन एनाग्राम ऑफ कैनिबल। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो नाम है वो कैनिबल शब्द का एनाग्राम है, यानी कि शब्द का उलटफेर है ना। कैनिबल, एक कैनिबल कौन होता है? जो मांस खाता है ना। वन हु ईट्स फ्लैश, है ना, जो फ्लैश खाता है वो भी किसका? ह्यूमन का जो फ्लैश खाता हो उसे कैनिबल कहते हैं, नरभक्षी। और इसी शब्द का ये क्या है? उलट फेर है, एनाग्राम। एनाग्राम वही होता है ना, हम शब्दों को उलट देते हैं, एनाग्राम है। तो कैनिबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैलिबन, है ना, कैलिबन एनाग्राम है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम फोकस याद रखना है। शीन ए सिंबल ऑफ कोलोनाइज नेटिव, जैसे कि मैंने बताया इसे ना कोलोनाइज नेटिव माना जाता है, गुलाम बनाया हुआ मूल निवासी। आइलैंड खुद इसी का है, लेकिन प्रॉस्पेरो ने इसके आइलैंड पर कब्जा कर लिया और इसे खुद गुलाम बनाया है। जैसे कि भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था और भारतवासियों को क्या किए थे? गुलाम बना के रख रहे थे ना, उसी तरह को समझ लीजिए। रिप्रेजेंट्स ला, तो उसे ही कहते हैं कोलोनाइजेशन। रॉ नेचर वर्सेस कल्चर कंट्रोल, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये नेचर का प्रतीक है ना, सिंबल ऑफ नेचर है, जिसे कल्चर ने दबा रखा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फर्डिनेंड, फर्डिनेंड प्रिंस ऑफ नेपल्स, ये नेपल्स का राजकुमार है, रोमांटिक हीरो है, ये ध्यान रखना है। नोबल है, सिंसेयर है, हार्ड वर्किंग है, काफ़ी शरीफ है, मेहनती है। ये मिरांडा के लिए भारी लकड़ियाँ भी उठाने को भी तैयार हो जाता है। प्रूफ लव्स बाय कैरिंग लॉक्स, है ना, अपने प्यार को जताने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये जो भारी भारी जो लॉक्स होती हैं, लकड़ियाँ, उसको भी उठाने को तैयार हो जाता है, रहता है राजकुमार। सिंबल ऑफ ट्रू लव है, पेशेंस है एंड वर्चू है। ये है कैसा? तो ये ध्यान रखना है कि ये ट्रू लव, पेशेंस, वर्चू का सिंबल है, ठीक है। एंड यूनियन विद मिरांडा रिस्टोर्स पॉलिटिकल हार्मनी, तो ये ध्यान रखना है। इसमें इसकी शादी, मतलब इसकी शादी से मिलान और नेपल्स के बीच जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है अलोंसो, ये किंग ऑफ नेपल्स है, एनिमी ऑफ प्रॉस्पेरो है। प्रॉस्पेरो का क्या है? ये दुश्मन है और किंग ऑफ नेपल्स है। और ये जो फर्डिनेंड है ना, इसी का ये फादर है। तो रिग्रेटफुल है, सॉरोफुल, कैपेबल ऑफ रिपेंटेंस, तो ये इनको ध्यान रखना। इसे अपने किए पर पछतावा है, इसे लगता है कि इसके पापों की सज़ा में इसका बेटा फर्डिनेंड मर गया है। अभी हम देखेंगे कहानी, ठीक है। बिलीव्स हिज सन डेड, मैंने बता दिया है। रिपेंटेंस एंड रिकन्सिलेशन, तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये पश्चाताप को, थीम को दिखाता है, मतलब लास्ट में बहुत ज़्यादा रिपेंट करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है प्रॉस्पेरोज ब्रदर, तो एंटोनियो जो है ना, ये प्रॉस्पेरो का भाई है। विलन हु यूजर्व्ड मिलान, यही भाई रहता है एंटोनियो, ये प्रॉस्पेरो का भाई है जिसने मिलान की गद्दी छीनी थी प्रॉस्पेरो से, है ना। कैसे करके? प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके। बहुत एम्बिशियस है, रुथलेस है, अनरिपेंटेंट है, पछता भी नहीं रहा है, महत्वाकांक्षी, क्रूर है और इसे कोई पछतावा भी नहीं है भाई का हक छीन के, है ना, भाई की प्रॉपर्टी छीन के। अटेम्प्ट टू परसुएट सेबेस्टियन टू मर्डर अलांसो, इसमें ये क्या करता है? सेबेस्टियन को मनाता है, किसे मारने के लिए? अलांसो को। तो ये दोनों भाई रहते हैं, सेबेस्टियन एंड अलांसो, ये दोनों भाई रहते हैं। इसने अपने भाई की तो छीन लिया राजगद्दी वगैरह, है ना। अब ये क्या करता है? सेबेस्टियन को बहकाता है कि चलो अलांसो को मार दिया जाए और तुम बन जाओगे वहाँ के नेपल्स के राजा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। एंड कोल्ड पॉलिटिकल एम्बिशन, ध्यान रखना है, ये प्ले में ना जो एंटोनियो है, ये प्ले में ना प्योर एविल है, जो कभी सुधरता ही नहीं है, विदाउट रिमोर्स, प्योर एविल है ये, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सेबास्टियन, देखिए सेबेस्टियन जो है ये ब्रदर ऑफ अलांसो है, सरकास्टिक है, ट्रिचरस है, ईजिली इन्फ्लुएंस्ड है ना, ईमानदार, मतलब ये जो है ना, ये भी एंटोनियो जैसा ही है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। और ये एंटोनियो के कहने पर अपने ही भाई यानी कि किंग ऑफ नेपल्स, है ना, उनको मारने को तैयार है, अलोंसो को। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे गुंजेलो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गुंजेलो, गुंजेलो लॉयल ओल्ड काउंसलर है ना, ईमानदार बूढ़ा मंत्री है ना, काइंड ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमन है, गुड
ओल्ड लॉर्ड है। मतलब इसी ने प्रॉस्पेरो के जहाज में क्या किया था, किताबें और खाना देकर बचाया था। जब प्रॉस्पेरो का सारी गद्दी उद्दी छीन लेता है एंटोनियो इसका भाई, तो प्रॉस्पेरो को निकाल देता है, तो यही बचाता है। अपनी बेटी को लेके वो चला आता है ना, तो यही बचाता है प्रॉस्पेरो को, जहाज में बुक्स वगैरह खाना देकर बचाता है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये होप और इंसानियत का प्रतीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्टीफेनो ध्यान रखना, ये ड्रंकन बटलर है, कॉमिक फिगर है इस प्ले का, तो आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो दोनों को याद रखना यहीं पे साथ ही में। तो ड्रंकन बटलर है एंड ये कॉमिक फिगर है, काफ़ी फुलिश है, बूस्टफुल है, अपॉर्चुनिस्टिक है, शराबी है, बटलर है, जेस्टर है, और ये कॉमिक रिलीफ का काम करता है। कैलिबन इनके साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को मारने की बेवकूफ़ी भरा प्लान भी बनाता है इन तीनों के साथ मिलकर, कैलिबन, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो। ये भी कोर्ट जेस्टर है, जस्ट मैंने अभी बताया है। ट्रिंक्यूलो ये स्टीफेनो का क्या है, कंपेनियन है, जो ऊपर मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है साइकोरेक्स जो है ये मर चुकी है ना, विच है, कैलिबन की मदर है ना, क्रूअल है, पावरफुल है, सॉर्सरर्स है, इम्प्रिजन एरियल इन अ पाइन ट्री। इसने क्या किया था, इसने एरियल को 12 साल तक एक पेड़ में कैद रखा था, एक पाइन ट्री में। कितने साल तक, 12 ईयर्स तक, 12 साल तक एक पेड़ में, है ना, एक पेड़ में कैद रखा था। और प्रॉस्पेरो ने क्या किया, और मतलब यह प्रॉस्पेरो के आने से पहले ही अंधेरे समय का प्रतीक है, उसके पहले ही मर जाती है। बाद में प्रॉस्पेरो आता है तो एरियल को आज़ाद करता है, तो प्रॉस्पेरो एरियल को भी क्या कर लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। कहता है जब तक तुम मेरे सारे काम नहीं कर दोगे मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये थे कैरेक्टर, ये थीम है। तो थीम को पहले हम कहानी समझ लेते हैं, देन थीम को मैं पढ़ाती हूँ आपको, तब समझ में ज़्यादा आ जाएगा, है ना। चलिए फिर कहानी यहाँ से हम देख लेते हैं, कहानी पढ़ लेंगे, उसके बाद थीम को हम पढ़ेंगे, ओके, तब ज़्यादा इजी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहानी कैसे स्टार्ट होती है। तो एक्ट 5 में क्या होता है, एक्ट वाइज यहाँ पे हम समझेंगे। तो एक्ट 1 में क्या होता है कि स्टॉर्म दिखाया जाएगा, आइलैंड दिखाया जाएगा। ठीक है, एक्ट 1 में कहानी की शुरुआत कुछ भयानक तूफान और जादू से होती है। कैसे होता है, द शिपरेक, अ टेरिबल स्टॉर्म स्ट्राइक्स अ शिप कैरिंग अलोंसो कौन रहता है, किंग ऑफ नेपल्स, हिज सन फर्डिनेंड, हिज ब्रदर सेबेस्टियन एंड एंटोनियो द यूजर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान। तो एंटोनियो किसका भाई रहता है, ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए कहानी स्टार्ट ये होती है कि जहाज की तबाही, मतलब ये लोग ना एक जहाज में सवार रहते हैं। कौन कौन, अलोंसो रहता है, ये किंग ऑफ नेपल्स रहता है, और अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड भी रहता है, और अलोंसो का भाई सेबेस्टियन भी रहता है, और एंटोनियो भी रहता है। एंटोनियो कौन रहता है, ये प्रॉस्पेरो का भाई है, जिसने मिलान का जो मतलब असली जो राइटफुल जो ड्यूक था, ड्यूक ऑफ मिलान, वो प्रॉस्पेरो था। बट प्रॉस्पेरो की गद्दी छीनकर ये मतलब धोखे से छीन लेता अपने भाई की गद्दी। तो ये एंटोनियो भी उस जहाज पे सवार रहता है। तो ये चारों लोग ना एक जहाज पर सवार रहते हैं। तो होता क्या है कि एक भयानक तूफान आता है समुद्र में, और इसमें इनका जो जहाज है वो फंस जाता है, जिस पर आपके अलोंसो, उसका बेटा फर्डिनेंड, उसका भाई सेबेस्टियन और मिलान का धोखेबाज ड्यूक एंटोनियो सवार थे। होता है तो इन लोग की जहाज फंस जाता है समुद्र में, और जहाज जैसे ही टूटने लगता है तो सब पानी में कूद जाते हैं। तभी क्या होता है, ऑन अ नियर बाई आइलैंड प्रॉस्पेरो रिवील्स टू हिज डॉटर मिरांडा दैट ही क्रिएटेड द स्टॉर्म यूजिंग हिज मैजिक। फिर वहीं पे पास में एक आइलैंड रहता है, पास के एक आइलैंड पर प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को बताता है कि ये तूफ़ान असली नहीं है, बल्कि उसने अपने जादू से पैदा किया है। मतलब ये लोग तूफ़ान देख रहे होते हैं कि तूफ़ान आया हुआ है, तो मिरांडा से यहाँ पे प्रॉस्पेरो बताता है कि ये जो तूफ़ान आया समुद्र में ना, ये असली नहीं है, मतलब मैंने क्या किया है, अपने मैजिक से, ये अपने जादू से ये तूफ़ान लाया है समुद्र में। फिर क्या होता है, फिर आगे बताता है बैक स्टोरी, यानी कि पास्ट की कुछ स्टोरी, आखिर में ये तूफ़ान क्यों लाया समंदर में वो जो जहाज़ डूबी है, वो जो फंसे हुए लोग हैं, उनको मैंने ऐसा क्यों उनके साथ किया है। तो पास्ट स्टोरी बताता है, अतीत की कहानी ये रहती है, अपनी बेटी को बताता है प्रॉस्पेरो। तो बताता है यहाँ पे कि इसके पीछे रीज़न है, मैं तूफ़ान क्यों लाया हूँ जानबूझकर, इसके पीछे रीज़न है। तो प्रॉस्पेरो यहाँ पे बताता है, प्रॉस्पेरो वॉज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान 12 years ago. His brother Antonio with Alonso help overthrew him. Prospero and the 3-year-old Miranda were set adrift in a rotten carcass of a butt, यानी कि बोट, बट लैंडेड ऑन दिस आइलैंड। तो यहाँ पे ये अपने पास्ट में चला जाता है, बैक स्टोरी, पास्ट की कहानी बताता है।
प्रॉस्पेरो यहाँ पे बताता है कि 12 साल पहले क्या हुआ था। 12 साल पहले मैं मिलान का ड्यूक था, असली मिलान का ड्यूक मैं था। मेरे भाई एंटोनियो ने क्या किया, मेरे भाई एंटोनियो ने राजा अलोंसो के साथ मिलकर, है ना, राजा अलोंसो के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरी गद्दी को क्या किए, लोग छीन लिए। और उन्होंने मुझे और तुम्हें, मिरांडा को कहते हैं, उन्होंने मुझे और तुम्हें, जब तुम 3 साल की थी, मुझे और तुम्हें एक टूटी हुई नाव में समंदर में छोड़ दिया था। एक टूटी हुई नाव में समंदर में छोड़ दिया था। किस्मत से हम इस टापू पर आ गए। ये कहानी वो अपनी बेटी को बताता है कि आज जो मैंने समुंदर में, जो जानबूझकर समुंदर में जो तूफ़ान में लाया हूँ, इसके पीछे का रीज़न है। तो ये बैक स्टोरी, अपने पास्ट की कहानी अपनी बेटी को बताता है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, 12 साल पहले की कहानी बताता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। उस समय मिरांडा कितने साल की थी, तो 3 ईयर ओल्ड थी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। 3 ईयर मतलब 3 साल की थी मिरांडा जब उसके फादर की गद्दी छीन ली गई थी। तो ये कहानी बता दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, सर्वेंट्स, है ना। यहाँ पे एरियल आता है, एन एरी स्पिरिट हुम प्रॉस्पेरो सेव्ड फ्रॉम अ पाइन ट्री इम्प्रिजन बाय द डेड विच साइकोरक्स। फिर क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद जब ये लोग आइलैंड पे आ जाते हैं तो कहता नहीं है कि किस्मत से हम इस आइलैंड पर आ गए हैं। उसके बाद जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पे ये देखता है आइलैंड पर कि एक साइकोरक्स नाम की एक चुड़ैल रहती है ना। तो वहाँ पे देखता रहती थी और उसने क्या किया, उसने पेड़ में, है ना, एक पाइन ट्री में एक एरियल यानी कि एक एरी स्पिरिट को कैद करके रखी है। तो प्रॉस्पेरो ने इसे एक पेड़ की दरार से आज़ाद कर दिया था। ये देखा था कि एरियल फंसा हुआ है उसमें, तो उसने क्या किया, प्रॉस्पेरो ने एरियल को वहाँ से आज़ाद कर दिया था, है ना, जहाँ डायन थी, ये साइकोरक्स चुड़ैल थी, इसे कैद किया था। अब एरियल प्रॉस्पेरो की सेवा करता है क्योंकि इसने, प्रॉस्पेरो ने साइकोरक्स की कैद से इसे आज़ाद कर दिया था, इस वजह से। तो अब एरियल ना प्रॉस्पेरो की सेवा करता है। देन वहाँ पे आप देखोगे कैलिबन, ये सारे किसके ये सारे ना, एरियल हो गया, कैलिबन है, ये सारे सर्वेंट्स हैं किसके, प्रॉस्पेरो के, जो प्रॉस्पेरो के लिए काम करते हैं, चाहे मजबूरी में कर रहे हो चाहे खुशी में कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं। अब कैलिबन है, कैलिबन भी प्रॉस्पेरो का ही सर्वेंट है। द सैवेज सन ऑफ साइकोरक्स हुम प्रॉस्पेरो इंस्लेव्ड आफ्टर कैलिबन ट्राइड टू रेप मिरांडा। तो कैलिबन कौन रहता है, तो यहाँ पे कैलिबन जो है ये साइकोरक्स का जंगली बेटा है। प्रॉस्पेरो ने इसे भी अपना गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि इसने मिरांडा के साथ रेप अटेम्प्ट किया था। ये ध्यान रखना है, रेप अटेम्प्ट किया था, इसलिए मतलब रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था, रेप अटेम्प्ट किया था। तो इस वजह से प्रॉस्पेरो ने इसे क्या किया है, इसे भी अपना गुलाम बना लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहानी इधर आती है, द लव। Ariel leads Ferdinand to Miranda. They fall in love instantly at the first sight. They have changed eye. Prospero pretends to be harsh to test Ferdinand love. तभी क्या होता है यहाँ पे, एरियल जो है ना, वो जो जहाज, मतलब जो समुंदर में जो तूफान आया था, जहाज डूब गए थे, सारे लोग पानी में कूद गए थे। तो तभी एरियल जो होता है ना, ये जादू से फर्डिनेंड को बचा लाता है, वहाँ से निकाल लाता है और ले आता है टापू पर, यानी कि आइलैंड पर ले आता है, मिरांडा के पास ले आता है, फर्डिनेंड को ले जाता है। तो जैसे ही मिरांडा और फर्डिनेंड एक दूसरे को देखते हैं तो प्यार करने लगते हैं। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, है ना, दोनों को प्यार हो जाता है। मिरांडा देखती है फर्डिनेंड को, फर्डिनेंड देखता है मिरांडा को, दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। तो प्रॉस्पेरो यहाँ पे खुश है, लेकिन फर्डिनेंड के प्यार को परखने के लिए वो खुश तो है, लेकिन सोचता है ये अलोंसो का ही बेटा है, कहीं ये धोखा ना दे, इसलिए वो फर्डिनेंड के प्यार को परखने के लिए उस पर और स्ट्रिक्ट होने का नाटक करता है और उसे काम पर लगा देता है। एक्ट सेकंड में आ जाएंगे हम लोग। एक्ट सेकंड में साजिशें होती हैं, है ना, द रॉयल प्लॉट। फिर क्या होता है, अलोंसो मॉन्स थिंकिंग फर्डिनेंड इज ड्राउन्ड while the others sleep charmed by Ariel. Antonio persuades Sebastian to kill his brother Alonso to become king. Ariel wakes up just in time. तो ये लोग किसी तरह टापू पे आते हैं, ठीक है, टापू पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो अलोंसो है वो किंग ऑफ नेपल्स है, इसको लगता है कि मेरा बेटा मर गया है, ये बहुत दुखी है, इसको लगता है कि मेरा बेटा जो फर्डिनेंड है वो डूब गया है। तो यहाँ पे जो एरियल है ना, वो एरियल क्या करता है, अपनी जादुई संगीत से सबको सुला देता है, सारे लोग को सुला देता है, सिवाय एंटोनियो और सेबेस्टियन को। तो एंटोनियो और सेबेस्टियन ये दोनों नहीं सोते हैं, बाकी सब लोग वहाँ पे सो जाते हैं, अपने जादू से सुला देता है।
तो यहाँ पे जो एंटोनियो प्रोस्पेरो का जो ब्रदर है वो सेबेस्टियन से कहता है, ये सेबेस्टियन कौन है, ये अलांसो का भाई है, ठीक है। तो एंटोनियो कहता है सेबेस्टियन से, भड़काता है सेबेस्टियन को कि अगर हम अभी अलांसो को मार देंगे तो तुम नेपल्स के राजा बन जाओगे। जिस तरह इसने प्रोस्पेरो के साथ किया था वैसे इसको भी परसुएट करता है कि तुम भी वैसे ही करो, अपने भाई अलांसो को मार दो, बहुत अच्छा टाइम है यहीं पे मार दो और तुम बन जाओगे राजा, कहाँ के, नेपल्स के। और यहाँ पे ये मान भी जाता है, इसकी बात में आ भी जाता है, ठीक है, मतलब भड़क जाता है। तो ये जैसे मतलब ये तलवार निकालते ही हैं कि चलो मार दिया जाए उसको, अलांसो को, तब तक एरियल क्या करता है, एरियल गाना गाकर गुंजालो और राजा को जगा देता है। एरियल गाना गाकर गुंजालो और जो किंग ऑफ नेपल्स हैं उनको जगा देता है। वे बहाना बनाते हैं कि उन्होंने जंगली जानवरों की आवाज़ सुनी थी, इसलिए तलवार निकाल लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमिक प्लॉट आता है, कैलिबन मीट्स द जेस्टर ट्रिंक्युलो एंड ड्रंकन बटलर स्टीफेनो। स्टीफेनो गिव्स कैलिबन वाइन, सेलेस्टियल लिक्वर। कैलिबन थिंक्स स्टीफेनो इज अ गॉड एंड प्रोमिसेस टू सर्व हिम इफ दे किल प्रोस्पेरो। फिर इधर क्या होता है, कैलिबन भी परेशान है, वो भी चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले इस प्रोस्पेरो से। इसने मेरे इसने मेरे आइलैंड को छीन रखा है, ऊपर से मुझे गुलाम बना के रखा है। तो ये परेशान रहता है, कौन, कैलिबन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैलिबन क्या करता है, यहाँ पे ये इतना परेशान रहता है। दूसरी तरफ कैलिबन को ना यहाँ पे दो शराबी मिलते हैं, एक का नाम ट्रिंक्युलो रहता है और एक का नाम स्टीफेनो रहता है। ये दो शराबी इससे मिलते हैं। तो ट्रिंक्युलो और स्टीफेनो जो है ना, ये एक जेस्टर रहता है, ठीक है। ट्रिंक्युलो एक जेस्टर है और स्टीफेनो एक बटलर है, ठीक है, बटलर है। तो ये दोनों मिलते हैं और ये लोग ना, स्टीफेनो के पास शराब की बोतल होती है, तो शराब पीकर कैलिबन स्टीफेनो को ना गॉड मान लेता है। तो ये भी इसमें शामिल हो जाता है इन दोनों में। तो वो भी शराब, ये दोनों शराब पीते रहते हैं, कैलिबन भी शराब पीने लगता है। तो शराब जब पी लेता है तो उसको लगता है कि स्टीफेनो जो है ना वो गॉड है, मतलब गॉड मान लेता है और कहता है अगर तुम प्रोस्पेरो को मार दो ना, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और तुम इस टापू के, इस आइलैंड के राजा बन जाओगे। ये कैलिबन कहता है इसको, स्टीफेनो को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत परेशान हो चुका है। फिर एक्ट थर्ड में हम लोग पहुंच जाएंगे, क्लाइमेक्स पे पहुंच जाते हैं। द टेस्ट। फर्डिनेंड हैप्पीली कैरीज हैवी लॉक्स फॉर प्रोस्पेरो टू प्रूव हिज लव फॉर मिरांडा। इधर क्या होता है कि प्रोस्पेरो इसे परख रहा होता है ना कि मेरी बेटी के लिए सही है कि नहीं, इसके अंदर भी अपने बाप जैसा मतलब वो धोखापन ना हो। तो ये क्या करता है, इसका ना बहुत ज़्यादा इसका एग्ज़ाम लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका एग्ज़ाम लेता है, टेस्ट लेता है। तो ये क्या करता है, टेस्ट लेता है कि लकड़ियाँ जाके ले आओ। तो ये क्या करता है, फर्डिनेंड खुशी खुशी प्रोस्पेरो के लिए भारी भारी लकड़ियाँ उठा रहा है। मिरांडा उसे मतलब मिरांडा देखती है कि हाँ वो काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, एक राजकुमार होके वो मेरे लिए काम कर रहा है। तो वो रोने लग जाती है और उसकी मदद करने लग जाता है। तो ये सिर्फ मिरांडा के प्यार को प्रूफ करने के लिए करता है ना। प्रोस्पेरो छिपकर ये देखता है कि उनके जो सच्चे प्यार से खुश होता है कि वाकई में ये सच्चा प्यार करता है फर्डिनेंड मेरी बेटी से। फिर क्या होता है, तब यहाँ पे इतना खुश हो जाता है प्रोस्पेरो कि एक जादुई दावत रखता है, बैंक्वेट। Prospero creates a magical banquet for the starving courtiers. Suddenly, Ariel appears as a harpy monster. He makes the food vanish and accuses the three men of sin, Alonso, Antonio, Sebastian, of their crime against Prospero. They are terrified and guilt-ridden. फिर क्या होता है यहाँ पे, तो इतना खुश हो जाता है प्रोस्पेरो कि वो क्या रखता है, एक बैंक्वेट रखता है, जादुई दावत रखता है, ठीक है। जैसे ही वे खाना खाते हैं, सारे लोग को बुलाया जाता है, एक बैंक्वेट रखा जाता है, जादुई दावत। तो राजा अलांसो और उनके साथी भूख से बेहाल हैं सारे लोग। और जैसे प्रोस्पेरो जादू से उनके सामने एक बैंक्वेट पेश करता है, शानदार दावत रखता है, ठीक है। और जैसे ही वे खाना खाने जाते हैं, एरियल क्या करता है, एक भयानक राक्षसी पक्षी बन जाता है, यानी कि हार्पी बन जाता है। हार्पी यानी कि एक मॉन्स्टर बन जाता है तुरंत। जैसे वो लोग खाना खाने लगते हैं तो उनका जो बैंक्वेट है, आगे का जो खाने ना जो परोस के रखा रहता है सब, वो हटा देता है ना, एक भयानक हार्पी बनकर, और पंख फड़फड़ाकर खाना गायब कर देता है, ठीक है। तो एरियल यहाँ पे कड़कती आवाज़ में कहता है, ये ध्यान रखना है, फूड को वो गायब कर देता है। फिर यहाँ पे एरियल जो है ना वो कड़कती आवाज़ में कहता है कि थ्री मेन ऑफ सिन, तुम तीन पापी हो। कौन, अलांसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन, तुम तीन पापी हो। तुमने प्रोस्पेरो के साथ जो किया उसी की सज़ा कुदरत तुम्हें दे रही है और इसी वजह से तुम्हारा बेटा फर्डिनेंड भी तुमसे छीन गया है। ये एरियल इन लोग को बताता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने प्रोस्पेरो के साथ गलत किया था 12 साल पहले
और इसी वजह से कुदरत तुम्हें सजा दे रही है, तुम्हारे बेटे को भी छीन ली गई। इन लोग को नहीं पता, हाँ यहाँ पे अलोंसो को नहीं पता कि मेरा बेटा जिंदा है। बेटा तो जिंदा रहता है ना, उसको मैजिक जादू से ये एरियल ले आता है। फिर हम लोग पहुँच गए हैं एक्ट 4 में, ठीक है। यहाँ पे ब्लेसिंग प्रॉस्पेरो एक्सेप्ट फर्डिनेंड, ही ऑर्गेनाइज मास्क अ मैजिकल प्ले विद स्पिरिट एक्टिंग एज गॉडेस आयरिस सेरेस जोनो टू ब्लेस द कपल विद फर्टिलिटी एंड वेल्थ। यहाँ पे प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से खुश हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ ये मेरी बेटी के लिए सही है, तो प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी पक्की कर देता है ना, और उन्हें ब्लेस देने के लिए एक मास्क आयोजित करता है, एक मास्क पार्टी। ये ध्यान रखना, एक मास्क पार्टी आयोजित करता है, और इसमें वो सारे जितने भी स्पिरिट्स हैं, जितनी भी गॉडेस हैं, सबको मतलब सबको बुलाता है। तो इसमें वो गॉडेस कौन है? आयरिस, सेरेस, जूनो, ये सारी स्पिरिट्स गॉडेस हैं, है ना। ये सारे ना, ये लोग ना आते हैं, ये सारी वो रहती हैं, स्पिरिट रहती हैं, और ये सब देवियों का रूप लेकर आती हैं। आयरिस, सेरेस, जूनो, ठीक है, किसका? गॉडेस का रूप लेकर आती हैं, और अपने क्या करती हैं? धन खुशहाली का वरदान देती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देती हैं दोनों को, फर्डिनेंड एंड मिरांडा को। द इंटरप्शन, प्रॉस्पेरो सडनली रिमेंबर्स कैलिबन प्लॉट, ही स्टॉप द मास्क सेइंग वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑन। तभी प्रॉस्पेरो को पता चल जाता है कि जो कैलिबन है वो ट्रिंक्यूलो और स्टीफेनो के साथ मिलकर मुझे मारने वाला है। तो अचानक प्रॉस्पेरो को याद आता है कि कैलिबन और शराबी उसे मारने आ रहे हैं। वो गुस्से में प्ले को रोक देता है, जो मास्क पार्टी रखा था वो वहीं पे रोक देता है प्ले को। ये मास्क पार्टी एक प्रकार का प्ले है, एक छोटा सा प्ले आयोजित होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उस मास्क पार्टी को ये रोक देता है, ठीक है, गुस्से में, और अपनी एक सबसे फेमस लाइन बोलता है यहाँ पे, वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑन, ठीक है। ये हमारा जीवन भी सपने जैसा है जो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे वो एक फेमस लाइन बोलता है। देन पनिशमेंट, एरियल लीड्स द ड्रंकर्ड स्टीफेनो ट्रिंक्यूलो इनटू अ स्मेली पूल, प्रॉस्पेरो सेंड्स स्पिरिट इन द शेप ऑफ हाउंड्स टू हॉन्ट देम। देन इन लोग को सजा मिलती है, भाई पता चल जाता है कि लोग मारने आ रहे हैं, तो एरियल यहाँ पे इन लोग को पनिश करता है। एरियल उन शराबियों को ना कांटेदार झाड़ियाँ और गंदे तालाब में से गुजारते हुए लाता है, और प्रॉस्पेरो क्या करता है? जादुई कुत्ते उनके पीछे छोड़ देता है। हाउंड्स मतलब क्या होता है? जादुई कुत्ते, ठीक है, ध्यान रखना है। उनके पीछे छोड़ देता है, जो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर डराते हैं, किसे? कैलिबन, ट्रिंक्यूलो और स्टीफेनो को। एक्ट 5 में हम लोग पहुँच गए हैं, तो कहानी अपने समाधान पे पहुंच गई है, और इसमें हम देखेंगे माफ़ी होती है, मिलन, विदाई, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एरियल टेल्स प्रॉस्पेरो दैट द एनिमीज आर सफरिंग, प्रॉस्पेरो डिसाइड द रेयर एक्शन इज इन वर्चू दैन इन वेंजियंस। ये ध्यान रखना, ये प्रॉस्पेरो ही बोलता है। अब यहाँ पे एरियल आता है, प्रॉस्पेरो को बताता है कि राजा और उसके जो साथी हैं बहुत दुखी हैं, मतलब जो किंग अलोंसो हैं और उसके जो किंग ऑफ नेपल्स जो थे अलोंसो, वो और उसके जो साथी हैं ना, वो अपने किए पर पछतावा है उनको, कि तुम्हारे साथ जो किया गया उस पर पछतावा, लेकिन एंटोनियो को नहीं बताया गया, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि राजा और उसके जो साथी हैं बहुत दुखी हैं। तो एरियल यहाँ पे कहता है, अगर मैं इंसान होता, एरियल यहाँ पे कहता है कि अगर मैं इंसान होता तो मुझे उन पर तरस आ जाता। ये एरियल बात कहता है। तभी प्रॉस्पेरो पिघल जाता है एरियल की बात सुनकर, और वहाँ पे वो तय करता है, डिसाइड करता है, द रेयर एक्शन इज़ इन वर्चू दैन इन वेंजियंस। ये बोलता है कि बदला लेने से महान बदला लेने से महान काम माफ़ करना है। जैसे होता नहीं है कि माफ़ करने वाला बड़ा है, तो इसी तरह ये बोलता है। फिर क्या होता है? द रिविलेशन, प्रॉस्पेरो रिवील्स हिमसेल्फ एज द ड्यूक ऑफ मिलान, है ना। फिर क्या होता है? प्रॉस्पेरो अपना जो जादूगर का जो चोला है वो उतार कर ड्यूक के असली, मतलब जैसे ड्यूक कपड़े पहने रहते हैं वैसे ये भी कपड़े पहन लेता है और सबके सामने आता। अभी तक वो जादूगर का चोला पहन के चल रहा था, लेकिन बाद में ये खुलासा करता है कि मैं हूँ कौन। उन दुश्मनों के सामने, अलोंसो के सामने ये खुद आता है, जादूगर का चोला उतार के ड्यूक के कपड़े पहन के आता है सबके सामने, किसी को पता नहीं रहता ये प्रॉस्पेरो है, ठीक है। फिर क्या होता है? अलोंसो रिपेंट्स एंड रिस्टोर्स प्रॉस्पेरो ड्यूकडम। अलोंसो अपने किए की माफ़ी मांगता है, प्रॉस्पेरो का उसका जो मिलान है, उसका जो राज्य है वो सब लौटा देते हैं। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन रिमेन्स साइलेंट एम्बिग्यूअस। एंटोनियो और सेबेस्टियन चुप रहते हैं, वे सुधरे हैं या नहीं ये साफ नहीं है। उसके बाद द रीयूनियन, फर्डिनेंड एंड मिरांडा आर फाउंड प्लेइंग चेस, अलोंसो इज ओवरजॉयड। फिर क्या होता है? यहाँ पे प्रॉस्पेरो एक पर्दा हटाता है, अंदर फर्डिनेंड और मिरांडा चेस खेल रहे हैं। अलोंसो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा देखकर खुशी से पागल हो जाता है, और मिरांडा इतने सारे इंसानों को देखकर कहती है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है।
यहीं पे मिरांडा बोलती है, इतने सारे इंसानों को देखकर मिरांडा बोलती है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। फिर उसके बाद प्रॉस्पेरो क्या करता है, एरियल को भी फ्री कर देता है। सारे काम इसके हो गए हैं तो ऑब्वियसली वो एरियल को फ्री कर देगा, है ना। प्रॉस्पेरो एरियल को उसका आखिरी काम सौंपता है, यानी कि क्या काम सौंपता है, ये कहता है कि जहाज को सही सलामत घर पहुंचाना, और फिर उसे आज़ाद कर देता है। ही फॉरगिव्स कैलिबन, वह कैलिबन को भी माफ़ कर देता है। ही ब्रेक्स हिज मैजिकल स्टाफ एंड ड्रोन्स हिज बुक गिविंग अप मैजिक। तो प्रॉस्पेरो यहाँ पे अपनी जादुई छड़ी तोड़ देता है और अपनी जादू की जो किताब है वो समुद्र में डुबो देता है, गिविंग अप म्यूजिक। एपिलॉग, फिर प्रॉस्पेरो आस्क द ऑडियंस टू सेट हिम फ्री विद दियर एपिलॉज। लास्ट में एपिलॉग भी बोलता है, लास्ट में प्रॉस्पेरो ऑडियंस से ताली बजाकर उसे कहानी से फ्री करने की प्रार्थना करता है। तो इसमें एपिलॉग भी है, और एपिलॉग कौन बोलता है, प्रॉस्पेरो ही बोलता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। कहा जाता है कि जैसे प्रॉस्पेरो ने लास्ट में छड़ी वगैरह तोड़ दिया, अपना जादू का काम छोड़ दिया, वैसे शेक्सपियर ने ये प्ले लिख कर लिखना बंद कर दिया। तो ये चीज़ें थी कहानी। अब थीम देख लेते हैं। थीम अब समझ में आएगी आपको थीम क्या थी। ठीक है बच्चा, अब हम थीम को देख लेंगे कि थीम क्या थी इसमें। जैसे थीम था फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलेशन था थीम, है ना, माफ़ी और सुलह। यानी कि ये जो प्ले है ये खून खराबे से नहीं बल्कि शांति और माफ़ी से सुलझता है। एक्सप्लेनेशन यही है। जैसे की कोड्स है, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू दैन इन वेंजेंस। प्रॉस्पेरो ये बोलता है, जब प्रॉस्पेरो माफ़ करने का डिसाइड लेता है, बदला लेने से ज़्यादा महान माफ़ करना है ना। जब वो एरियल बोल देता है कि माफ़ कर दो, मैं होता तो माफ़ कर देता, तो यह बात बोलता है। कोलोनियलिज्म एंड अदर, तो प्रॉस्पेरो जो है उपनिवेशवाद, यानी कि प्रॉस्पेरो बाहर से आया है और आइलैंड के असली मालिक कैलिबन को गुलाम बना लिया है। उसने कैलिबन को अपनी भाषा सिखाई और उस पर राज किया, है ना। ये अंग्रेज़ों द्वारा दूसरी दुनिया, दूसरे कोलोनाइज पर राज करने जैसा है, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ आपको भारत पर जैसे ब्रिटिश का शासन था। एग्जाम एंगल ध्यान रखना, कैलिबन की फेमस लाइन है, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज़ आई नो हाउ टू कर्ज। ये कैलिबन की सबसे फेमस लाइन है कि यू टॉट मी लैंग्वेज, तुमने मुझे भाषा सिखाई, आई नो हाउ टू कर्ज, और उसका फ़ायदा ये है कि अब मैं तुम्हें गाली दे सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ मैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे मैजिक वर्सेस रियलिटी, इसमें है ना। क्या है कि प्रॉस्पेरो का जो मैजिक है, लाइक अ प्ले राइट आर्ट। प्रॉस्पेरो का जो जादू है वो एक राइटर की कला जैसा है, वो तूफ़ान बनाता है, प्ले रचता है ना। प्रॉस्पेरो जैसे तूफ़ान बनाता है वैसे एक राइटर, यानी शेक्सपियर ही जोड़ लो, शेक्सपियर प्ले रचते हैं। एग्जाम एंगल से याद रखना है, लास्ट में प्रॉस्पेरो को ना ड्रोनिंग हिज बुक, ठीक है, किताबें डुबोना, छड़ी का तोड़ना शेक्सपियर का रिटायरमेंट माना जाता है। मैंने भी बताया ना, ये ध्यान रखना। लास्ट में प्रॉस्पेरो क्या करता है, छड़ी को तोड़ देता है, फिर अपनी जो जादुई बुक है उसको डुबो देता है। तो ये भी माना जाता है कि शेक्सपियर ने यही प्ले लिखकर अपनी रिटायरमेंट ले लिया लिखने से। मास्टर एंड सर्वेंट, तो ये ध्यान रखना, मालिक और नौकर, यानी कि द प्ले एक्सप्लोर पावर डायनामिक्स, प्रॉस्पेरो एरियल, प्रॉस्पेरो कैलिबन, स्टीफेनो कैलिबन। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मास्टर एंड सर्वेंट है ना, प्ले में हर कोई किसी न किसी का मालिक है या नौकर है। जैसे कि प्रॉस्पेरो एरियल है ना, प्रॉस्पेरो मालिक है तो एरियल नौकर है, प्रॉस्पेरो मालिक है तो कैलिबन नौकर है, स्टीफेनो मालिक बना हुआ है तो कैलिबन नौकर है। तो ये ध्यान रखना है। नेचर वर्सेस नर्चर, ये ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन, मिरांडा नर्चर सिविलाइजेशन वर्सेस कैलिबन नेचर सेवेजरी। यानी कि बात करेंगे मिरांडा जिसे अच्छे संस्कार मिले हैं, नर्चर सिविलाइजेशन, कैलिबन जो पैदाइशी जंगली था, सेवेजरी था। फिर भी कैलिबन में एक अजीब सी संवेदनशीलता है ना, वो आइलैंड के संगीत को फील करता है। तो ये थी थीम भाई। अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम फैक्ट टू रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है बच्चे। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपको याद क्या रखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर हम बात करें, आपको याद रखना है रोमांस है, ये ड्रामेटिक रोमांस है, ट्रेजिक कॉमेडी भी कहा जाता है। इट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़, है ना। इसमें ना क्लासिकल यूनिटीज़, मतलब शेक्सपियर ने क्लासिकल यूनिटीज़ का भी फॉलो किया है, टाइम प्लेस एक्शन, ये ध्यान रखना है। शेक्सपियर ने 2 ही प्ले में तो क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया है, एक टेम्पेस्ट में, एक कॉमेडी ऑफ एरर्स में। तो 2 ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो जहाँ पे उन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया है, टाइम प्लेस एंड एक्शन का। तो ये ध्यान रखना है अपने, है ना। मतलब शेक्सपियर के जो अक्सर प्लेज में टाइम, मतलब समय, यानी कि टाइम और प्लेस के नियम तोड़ देते हैं उन्होंने, लेकिन टेम्पेस्ट में इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, अडेयर किया है।
आइलैंड लोकेशन की बात करेंगे तो ये मैंने बताया था ना, टाइम प्लेस एंड एक्शन क्या होता है, यानी कि टाइम मतलब पूरी कहानी सिर्फ 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाती है, जैसे दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक। प्लेस इसमें इन्होंने यूज़ किया, यानी कि सब कुछ एक ही जगह पर कहानी घटती है, यानी कि आइलैंड पर ही कहानी शुरू होती है, आइलैंड पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गया एक ही जगह। एक्शन क्या थी, इसमें सिर्फ एक ही कहानी थी, यानी कि वही मिरांडा, वही फर्डिनेंड, वही प्रॉस्पेरो, वही अलोंसो की ही कहानी थी, कोई दूसरी कहानी नहीं थी, सब प्लॉट नहीं था, ये ध्यान रखना है। लाइक उसकी तरह किंग लियर की तरह सब प्लॉट नहीं था, तो ये आपने ध्यान रखना है। आइलैंड लोकेशन की बात करेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है बिटवीन द ट्यूनिस एंड नेपल्स, तो भूमध्य सागर के बीच में एक टापू पड़ता है ना, मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड पड़ता है, ये ट्यूनिस और नेपल्स के बीच में पड़ता है, तो वहाँ पे इसका लोकेशन है, ये ध्यान रखना है। साइकोरिक्स कौन रहती है, ये विच रहती है, कैलिबन की मदर रहती है, जो प्ले शुरू होने से पहले ही मर जाती है, मतलब इसको मरा हुआ दिखाया गया है, ठीक है। सी इम्प्रिजन, इसने एरियल को क्या किया है, एक पाइन ट्री में क्या किया था, कैद किया था, जिसको आज़ाद किसने किया, प्रॉस्पेरो ने किया। फिर देखेंगे स्टिबॉस, है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सेट बॉस द गॉड वर्शिप बाय कैलिबन एंड साइकोरिक्स, तो ये सेट बॉस कौन रहती है, यही वही गॉड है ना, जिसकी पूजा कैलिबन और उसकी माँ करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मिरांडा का फेमस लाइन अपॉन सीइंग द ह्यूमंस, ये जब उसने मिरांडा ने इतने सारे लोगों को एक साथ देखती है तब वो बोलती है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये मिरांडा की फेमस स्पीच है जब वो सारे लोगों को एक साथ देखती है आइलैंड पर, क्योंकि कभी उसने देखा नहीं था अपने फादर के अलावा किसी भी ह्यूमन को, तब ये बात बोलती है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये टाइटल भी किसने लिया है, ये टाइटल किसने लिया है, अल्डस हक्सले, उन्होंने अपने डायस्टोपियन नॉवल के लिए लिया है, तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये टाइटल उन्होंने यहाँ से लिया है, अल्डस हक्सले ने अपने डिस्टोपियन नॉवल के लिए। क्लैरीबेल याद रखना, ये अलोंसो की डॉटर होती है क्लैरीबेल। द शिप वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर वेडिंग इन ट्यूनिस, तो जब शिप वापस सही सलामत ये एरियल कर देता है, तो शिप जब वापस जाती है तो ट्यूनिस में शादी होती है, ठीक है, फ्रॉम हर वेडिंग, ये ध्यान रखना है, इसकी शादी होती है। फाइनल गेम क्या होता है, फर्डिनेंड मिरांडा प्ले चेस, तो फाइनल गेम यही होता है, जब कर्टन हटाता है तो देखता है कि फर्डिनेंड मिरांडा चेस खेल रहे होते हैं, तो फाइनल गेम यही होता है, सिम्बलाइजिंग स्ट्रैटेजी एंड लव, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पे शेक्सपियर ने अपने कौन से आर्ट इसमें यूज़ किए हैं, शेक्सपियर की कला क्या यूज़ हुई है, तो जैसे मैंने बताया कि 3 यूनिटीज़ का फॉलो इन्होंने किया है। दिस इज़ द वन ऑफ द फ्यू शेक्सपियर प्लेज दैट स्ट्रिक्टली फॉलो द क्लासिकल यूनिटीज़, तो मैंने 2 प्ले बताए हैं, एक टेम्पेस्ट है, एक आपका कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जिसमें इन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया है, ठीक है, तो मैंने ये बता दिया है। अब इसमें दूसरा याद रखना, दी मास्क, जादुई नाटक भी इस प्ले में हुआ है, तो अ स्पेक्टिकल ऑफ म्यूजिक, डांस एंड विजुअल इफेक्ट रिफ्लेक्टिंग द कोर्ट एंटरटेनमेंट पॉपुलर इन जेम्स फर्स्ट रेन, तो एक्ट 4 में आता है। मास्क वाली पार्टी कब आती है, एक्ट 4 में, ध्यान रखना है। एक्ट 4 में प्रॉस्पेरो जो नाटक करवाता है उसे मास्क कहते हैं, ये एक छोटा सा प्ले होता है, ठीक है, ये एक छोटा सा प्ले होता है, एक स्मॉल सा प्ले होता है, और ये प्रॉस्पेरो ही आयोजित करता है, इसे ही मास्क कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको म्यूज़िक, डांस, है ना, म्यूज़िक, डांस, विजुअल इफेक्ट होते थे, जो किंग जेम्स फर्स्ट के दरबार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस समय। सिम्बॉलिज्म याद रखना यहाँ पे, स्ट्रॉम सीन, स्ट्रॉम यानी कि क्योस एंड पॉलिटिकल अपहीवल, यानी कि जो स्ट्रॉम इसमें आया था ये पॉलिटिकल उथल पुथल और प्रॉस्पेरो का गुस्सा दिखाया जाता था। प्रॉस्पेरो का बुक नॉलेज एंड पावर, प्रॉस्पेरो का जो बुक है ज्ञान एंड पावर, यानी कि प्रॉस्पेरो की सारी ताकत किताबों में ही थी। द चेस गेम, स्ट्रैटेजी, इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी एंड प्लेफुल नॉट टू द पॉलिटिकल गेम्स ऑफ रियल वर्ल्ड, वो जो चेस खेला जाता था, है ना, चेस गेम मतलब क्या होता है, शतरंज, दिमाग और रणनीति का खेल है। ये दिखाता है कि फर्डिनेंड मिरांडा अब बराबर है और वो भविष्य में राजनीति भी संभालेंगे, ठीक है। एपिलॉग ध्यान रखना, स्पोकन एड्रेस टू द ऑडियंस बाय प्रॉस्पेरो, एपिलॉग बोलता कौन है, ये प्ले के अंत में आता है, एक स्पीच होती है जिसको प्रॉस्पेरो ने दिया था। प्ले के लास्ट में प्रॉस्पेरो ऑडियंस से बात करता है, वो ताली बजाने को कहता है ताकि वो आज़ाद हो सके, और इसे अक्सर शेक्सपियर का फेयरवेल टू थिएटर माना जाता है, ठीक है। शेक्सपियर का ये क्या माना जाता है, फेयरवेल टू थिएटर, कि ये शेक्सपियर का आखिरी प्ले लेके शेक्सपियर ने भी विदाई ले ली अपनी राइटिंग से। प्रॉस्पेरो पे अगर हम एक स्पेशल फोकस देंगे तो द मैगस, ही इज़ नॉट अ विच बट अ थ्योरोजिस्ट, है ना, थ्योरोजिस्ट, वाइट मैजिशियन हु यूजेज लर्निंग टू कंट्रोल नेचर। तो अगर हम बात करेंगे प्रॉस्पेरो पे, ये एक मैगस है, मैगस मतलब एक स्कॉलर, मैजिशियन, है ना, ये कोई तांत्रिक या डायन नहीं है, ये एक थ्योरोजिस्ट यानी कि वाइट मैजिशियन है जो पढ़ाई और ज्ञान से कुदरत को कंट्रोल करता है।
डायरेक्टर है, ही कंट्रोल द प्लॉट लाइक डायरेक्टर कंट्रोल द प्ले, है ना। ये पूरे प्ले को एक डायरेक्टर की तरह कंट्रोल करता है, किसको कब आना है कब सोना है ये प्रॉस्पेरो तय करता है, जैसे एक प्ले को, जैसे एक मूवी को डायरेक्टर तय करता है। ह्यूमैनिटी याद रखना, ही स्ट्रगल्स विद एंगर बट चूजेज ह्यूमैनिटी, ही लर्न्स कंपैशन फ्रॉम एरियल, माइन वुड शर वर आई ह्यूमन। तो ये ध्यान रखना, इसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एरियल से सीखकर ये इंसान बनने का फैसला करता है। एरियल जो कि एक स्पिरिट्स है, उससे ये सीखकर इंसान बनने का फैसला करता है। एरियल कहता है ना, कहता नहीं है कि माइन वुड सर वर आई ह्यूमन, कहता नहीं है एरियल कि अगर मैं इंसान होता तो मुझे दया आती इन सब पर, जिस तरह ये लोग पछता रहे हैं। तो इसी से सीखकर प्रॉस्पेरो उन सबको माफ़ कर देता है, माफ़ करने का फैसला करता है, तब वो बात बोलता है ना, द वर्चू वाला। एग्जाम इंपॉर्टेंस याद रखना, ऑफन आइडेंटिफाइड विद शेक्सपियर हिमसेल्फ, हिज स्पीच आवर रिवील्स नाउ आर एंडेड इज सीन एज द प्लेराइट सेइंग गुड बाय टू द थिएटर। तो ये आपने ध्यान रखना है, प्रॉस्पेरो को शेक्सपियर का अल्टर ईगो माना जाता है। अल्टर ईगो मतलब प्रतिरूप, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड है, अल्टर ईगो माना जाता है, यानी कि शेक्सपियर का ही एक रूप माना जाता है। जब प्रॉस्पेरो कहता नहीं है आवर रेवल्स नाउ आर एंडेड, तो इसका मतलब है शेक्सपियर कह रहे हैं कि मेरे प्ले का दौर अब खत्म हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सीन्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करेंगे अगर, वी आर सच स्टेप्स एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। तो ये प्रॉस्पेरो कहता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में, आफ्टर द मास्क सडनली वैनिसेस। जब वो सुनता है कि वो तीनों मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तब तुरंत वो नाटक को, जो छोटा नाटक आयोजित करता है मास्क को, उसको ख़त्म करवाता है, तब ये बात बोलता है ना। जब अचानक से वो मास्क को अचानक गायब कर देता है, एक छोटा सा जो प्ले आयोजित कराता है, यानी कि इसमें कहते हैं क्या कि वी आर सच स्टफ्स, यानी कि हम उसी पदार्थ से बने हैं जिससे सपने बनते हैं। हमारा जीवन एक छोटे से सपने जैसा है जो नींद में ख़त्म हो जाता है ना। जिस तरह हम नींद में सपना देखते हैं, उठते हैं तो ख़त्म हो जाता है, वैसे हमारा जीवन भी है। जीवन नश्वर है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, छोटा है, ट्रांजिएंट लाइफ है। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट। ये कौन कहता है? जब पहली बार इतने सारे इंसानों को, कोर्ट्स मतलब इतने सारे दरबारियों को, इतने सारे इंसानों को एक साथ देखती है, तब मिरांडा बड़ी ही मासूमियत से ये बात कहती है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, है ना। वह मासूमियत से उन्हें शानदार कह रही है, जबकि उसे नहीं पता कि उसमें से कई लोग करप्ट भी हैं, पापी भी हैं। तो ये ध्यान रखना, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में बोलती है, सीइंग द कोर्टियर्स फॉर फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट जो है फुल फैदम 5, दाई फादर लाइज ऑफ दिस बोन्स आर कोरल मेड। ये कौन कहता है? तो ये एरियल कहता है, ठीक है। एक्ट 1 सीन 2 में एरियल कहता है, जब फर्डिनेंड के लिए, मतलब वो फर्डिनेंड के लिए गा रहा है, झूठ बोल रहा है कि उसका पिता डूब गया है ना, तो वो कहता है, इसका मतलब ये हुआ एरियल सिंग्स टू फर्डिनेंड। ये फर्डिनेंड मतलब ये एरियल गाता है किसके लिए? फर्डिनेंड के लिए, है ना। कहता है ना, तुम्हारा पिता 30 फुट नीचे पानी में है, उसकी हड्डियाँ कोरल बन गई है, मौत का एक सुंदर रूप। तो यहाँ पे वो बोलता है कोरल मेड, तुम्हारा जो पिता है ना वो डूब गया है, 30 फुट पानी के नीचे, उसकी जो हड्डियाँ है वो कोरल यानी कि मूंगा बन गई है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्ज़ाम फोकस पे ध्यान रखना, सी चेंज याद रखना, एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट। यहाँ सी चेंज, ये जो फ्रेज़ है ये पहली बार यूज़ हुआ है, सी चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सी चेंज, डिस्क्राइब द मैजिकल सी चेंज ऑफ डेथ इनटू ब्यूटी, है ना, यानी कि मौत का एक सुंदर रूप, सी चेंज, यही हो, ये एक फ्रेज़ है जो पहली बार यूज़ हुआ है इसी में। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, दिस थिंग ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज माइन। ये कौन कहता है? ये प्रॉस्पेरो कहता है, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में, रेफरिंग टू कैलिबन, कैलिबन से कहता है, ठीक है, कैलिबन को रेफर करता है। दिस थिंग ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज माइन, ये कैलिबन की जिम्मेदारी लेते हुए कहता है, ये अंधेरी की चीज़ मेरी ही है। अंधेरे की चीज़ मतलब ये कैलिबन, ये बुराई मेरी है, यानी वो अपनी गलती और अपने अंदर की बुराई को यहाँ पे एडमिट कर रहा है। द रेयर एक्शन इज़ इन वर्चू दैन इन वेंजियंस, ये प्रॉस्पेरो कहता है, कब? जब वो सोचता है अपने दुश्मनों को माफ़ करने के लिए, जब फॉरगिवनेस चूज करता है रिवेंज के ऊपर। बदला लेने से ज़्यादा मुश्किल और महान काम क्या है? माफ़ करना, ये बात बोलता है। माइजरी एक्वेंटेंस अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज, ये कौन कहता है? माइजरी एक्वेंटेंस अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलो, ये ट्रिंक्यूलो बोलता है, एक्ट 3 सीन 2 में, ठीक है, यानी कि तूफान से बचने के लिए वो कैलिबन के जो गंदा जो लबादा है, क्लोक है ना, क्लोक एक गंदा लबादा कपड़ा होता है, लबादा टाइप का,
गंदे लबादे यानी कि क्लोक के नीचे घुस जाता है तूफान से बचने के लिए, तब ये बात वो बोलता है। ठीक है, मुसीबत में इंसान को अजीब लोगों का साथ भी मंजूर करना पड़ता है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, माइजरी एक्वेंटेंस अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज, जब मुसीबत आती है ना, मुसीबत में इंसान को अजीब लोगों का साथ भी मंजूर करना पड़ता है, जिसके साथ आप बोलना भी नहीं चाहते। यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज़ आई नो हाउ टू कज, ये कैलिबन कहता है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। प्रॉस्पेरो से कहता है कि तुमने मुझे अपनी भाषा सिखाई, उसका मुझे बस यही फ़ायदा हुआ कि मैं अब तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंस से याद रखना, ये कोलोनियलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, गुलाम को भाषा सिखाना ताकि वो मालिक की सेवा कर सके, पर वह विद्रोह करता है। स्ट्रक्चर ऑफ रोमांस है, तो मतलब इसके प्ले का जो स्ट्रक्चर है, ये रोमांस है ना ये प्ले, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्रेजिक बिगनिंग होती है, द बैक स्टोरी ऑफ यूजर्पशन एंड द स्टॉर्म। इसमें क्या होता है? भाई का धोखा, भयानक तूफान, ऐसी तो प्ले शुरू होता है। देन पेस्टरल मैजिकल मिडिल होता है, आइलैंड सेटिंग, द लव टेस्ट, कॉमिक सब प्लॉट आता है, यानी कि आइलैंड पर जादू, प्रेम भी दिखाया जाता है, फिर टेस्ट लिया जाता है, कॉमिक सीन भी दिखाया जाता है, कॉमिक एंडिंग होती है, रेस्टोरेशन, मैरिज एंड फॉरगिवनेस, लास्ट में किसी की डेथ नहीं होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, शादी होती है बिना किसी मौत के। क्रिटिकल अगर बात करेंगे क्रिटिकल व्यूज़ की, तो कॉलोनियल रीडिंग है ना, आज के जो क्रिटिक हैं, मॉडर्न क्रिटिक पोस्ट कॉलोनियल सी प्रॉस्पेरो एज द कॉलोनाइजर एंड कैलिबन एज द कॉलोनाइज नेटिव। तो आज के जो क्रिटिक हैं वो मानते हैं कि प्रॉस्पेरो कॉलोनाइजर है, यानी कि प्रॉस्पेरो अंग्रेजों की तरह काम कर रहा था, अंग्रेज है, और कैलिबन जो है वो नेटिव है, वहाँ का मूल निवासी था, जिससे भारत और उस पर ब्रिटिश ने शासन किया था। ऑटोबायोग्राफिकल ध्यान रखना, प्रॉस्पेरो शेक्सपियर, द ब्रेकिंग ऑफ द स्टाफ, शेक्सपियर रिटायरिंग। तो ऑटोबायोग्राफिकल, प्रॉस्पेरो का अपनी छड़ी तोड़ना, तो शेक्सपियर का कलम छोड़ना। अगर प्रॉस्पेरो ने अपनी जादू छोड़ दिया, छड़ी तोड़ दिया, तो शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखकर अपनी कलम छोड़ दी, राइटिंग छोड़ दी, रिटायरमेंट था समझ लो। रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहते हैं? रोट अ पोयम कैलिबन अपॉन सेट बॉस एक्सप्लोरिंग कैलिबन थियोलॉजी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोयम लिखा है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम है, कैलिबन अपॉन सेट बॉक्स एक्सप्लोरिंग कैलिबन थियोलॉजी। इसमें वो कैलिबन की थियोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। तो कैलिबन अपॉन सेट बॉक्स, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम है, आपने याद रखना है। एलिगरी क्या है इसमें? तो एलिगरी याद रखना कि जो प्रॉस्पेरो हो वह इंटेलेक्चुअल का काम करता है, और एरियल जो है ये एक आत्मा, कल्पना, इमेजिनेशन, स्पिरिट है ना। कैलिबन जो है ये शरीर यानी भूख, बॉडी या इंस्टिक्ट। प्रॉस्पेरो इंटेलेक्चुअल का काम करता है, अगर हम एलिगरी की बात करेंगे तो, है ना। इसमें अगर एलिगरी का यूज़ करेंगे तो प्रॉस्पेरो जो है वो दिमाग है, यानी कि इंटेलेक्चुअल का काम करता है, ये ध्यान रखना। वन लाइनर एग्जाम फैक्ट की बात करेंगे तो अलोंसो इज़ द किंग ऑफ नेपल्स। अलोंसो कौन है? ये किंग ऑफ नेपल्स है। ओके, क्लैरिबेल इज अलोंसो डॉटर, द शिप वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर वेडिंग इन ट्यूनिस। तो ये ध्यान रखना है, क्लैरिबेल ये अलोंसो की बेटी है, और ये ट्यूनिस से उसकी शादी करके लौट रहे थे। कहाँ से? उसकी शादी करके लौट रहे थे ट्यूनिस से। तभी इन लोग के उसमें मतलब इन लोग के वहाँ पे समुद्र में तूफान आ जाता है। तो वही तूफान आता क्या है, लाया जाता है बाय प्रॉस्पेरो और एरियल के द्वारा। और उस समय ये लोग ना अपनी बेटी की शादी, क्लैरिबेल की शादी करके लौट रहे थे ट्यूनिस से, है ना, इसकी शादी करके लौट रहे थे, ध्यान रखना है। सेट बॉस इज द गॉड वर्शिप्ड बाय साइकोरेक्स एंड कैलिबन। तो याद रखना, सेट बॉक्स ये वही देवता है, वही राक्षस है जिसकी पूजा साइकोरेक्स और कैलिबन करते हैं। साइकोरेक्स वाज अ विच फ्रॉम एल्जियर्स, है ना, अल्जियर्स। साइकोरेक्स कौन है? ये अल्जियर्स की एक डायन थी, ध्यान रखना, अल्जियर्स की एक डायन थी। एरियल वॉज ट्रैप्ड इन अ क्लोवन पाइन फॉर 12 ईयर्स बाई साइकोरेक्स। तो जो आपके एरियल हैं, ये साइकोरेक्स ने एरियल को 12 साल तक पाइन ट्री में कैद रखा था। पाइन ट्री मतलब चीड़ का जो पेड़ होता है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। गुंजेलो एनविजन्स अ गोल्डन एज कॉमनवेल्थ वेयर देयर इज़ नो सॉवरिटी। तो गुंजेलो एक ऐसे समाज का सपना देखता है जहाँ कोई राजा ना हो, सब बराबर हों, ठीक है। नेक्स्ट पे याद रखना, गुंजेलो ही बचाता है, प्रॉस्पेरो की मदद गुंजेलो करता है, ध्यान रखना। फर्डिनेंड मिरांडा आर डिस्कवर्ड प्लेइंग चेस इन द फाइनल एक्ट। फाइनल एक्ट में हम क्या पाते हैं? लास्ट में फर्डिनेंड मिरांडा शतरंज खेलते हैं, यानी कि चेस खेलते हुए मिलते हैं।
स्टीफेनो इज़ ऑफन कॉल्ड द किंग ऑफ आइलैंड। स्टीफेनो को अक्सर किंग ऑफ आइलैंड कहा जाता है बाई कैलिबन। तो ये ध्यान रखना है, कैलिबन के द्वारा स्टीफेनो को ना आइलैंड का राजा कहा जाता है। ट्रिंक्युलो कॉल्स कैलिबन अ फिश। तो ये ध्यान रखना है, जो ट्रिंक्युलो है वो कैलिबन को देखकर उसे मछली समझता है। प्रोस्पेरो हैज़ बीन ऑन द आइलैंड फॉर 12 ईयर्स। तो जो प्रोस्पेरो है वो 12 साल से आइलैंड पर है। एंटोनियो इज़ द प्रोस्पेरो ट्रीचरस ब्रदर। एंटोनियो जो है ये प्रोस्पेरो का धोखेबाज भाई है। ठीक है। बोट्सवैन चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। व्हाट केयर्स दिस रोड्स फॉर द नेम ऑफ किंग्स। तो जो बोट्सवैन होते हैं, जहाज का जो नाविक है, जो है ना, जहाज का नाविक जो तूफान में राजा को डांटता है, राजा के नाम से लहरें शांत नहीं होती हैं, है ना। सी चेंज इज़ अ फ्रेज क्वाइन इन एरियल सॉन्ग। सी चेंज ये एक फ्रेज है जिसको क्वाइन किसने किया था, शेक्सपियर ने किया था, लेकिन एरियल सॉन्ग में क्वाइन किया गया है सी चेंज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें सी चेंज ये जो फ्रेज है ये पहली बार एरियल के सॉन्ग में ही मिलता है और ये आपके टेम्पस्ट में है। जूनो, सेरस एंड आयरिस आर द स्पिरिट इन द मास्क। ये तो जो जूनो, सेरस और आयरिस हैं ये स्पिरिट है जो मास्क वाले प्ले में आते हैं और ये ना गॉडेस बनकर आते हैं अपना वो ब्लेसिंग वगैरह देने के लिए दोनों जोड़ों को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जूनो, सेरस और आयरिस। जूनो मतलब रानी, सेरस मतलब फसल एंड आयरिस मतलब इंद्रधनुष, ये सभी आते हैं। एरियल अपीयर्स एज अ हार्पी टू टेरिफाई द सिनर्स। एरियल ना जो पापी रहते हैं ना उनको डराने के लिए हार्पी बन जाता है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर। कैलिबन ट्राइज टू रेप मिरांडा। बैक पास्ट की स्टोरी में ये होता है, कैलिबन मिरांडा को रेप करने की कोशिश करता है ना। तो ये ध्यान रखना है। मतलब अगर बात करेंगे हम मिरांडा की एज की बात करेंगे तो मिरांडा 15 साल की थी, यानी कि 3 साल की उम्र में आई थी और प्लस 12 साल ये लोग उस पर रहे हैं आइलैंड पर। तो मिरांडा कितने साल की हो गई, 15 ईयर्स ओल्ड। 3 साल की थी जब ये लोग आइलैंड पर आए थे। मिरांडा इज द ओनली फीमेल कैरेक्टर हु अपीयर्स ऑन स्टेज। साइकोरेक्स एंड क्लैरिबल आर ओनली मेंशन। तो मिरांडा ये वो एक ही मतलब सिर्फ यही कैरेक्टर है जो स्टेज पर अपीयर हुई थी, बाकी साइकोरेक्स और क्लैरिबल ये सिर्फ मेंशन थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ मेंशन थे। साइकोरेक्स ऐसा था कि हाँ कैलिबन की माँ है जो ऑलरेडी मर चुकी है। क्लैरिबल ये था कि ये अलोंसो की बेटी है, इसी की शादी करके लौट रहे थे ट्यूनिस से ये लोग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गॉडेस आर स्पिरिट। ठीक है, कैलिबन फियर दैट स्टीफेनो एंड ट्रिंक्युलो विल बी टर्न इनटू बार्नेकल्स आर एप्स। तो ये ध्यान रखना है, जो कैलिबन डरता है कि स्टीफेनो और ट्रिंक्युलो विल बी टर्न इनटू बार्नेकल्स आर एप्स। ठीक है, क्योंकि कैलिबन को लगता है ना, जब वो शराब वगैरह पी लेता है तो उसको लगता है ना कि स्टीफेनो गॉड है, वो भगवान मानता है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने। गुंजेलो शेड्स टीयर्स एट द एंड रिजॉइसिंग इन द यूनियन। ठीक है, लास्ट में गुंजेलो ही रहता है, मतलब गुंजेलो ही बचाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो एकता है, भाई भाई में जो एकता हो जाती है, ये फॉरगिवनेस है, माफ़ कर देता है, तो उसकी वजह से उसको काफ़ी खुशी मिलती है। मिरांडा इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, केम टू द आइलैंड एट 3। जैसे मैंने बताया मिरांडा इस समय 15 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि जब वो आइलैंड पे आई थी तो 3 ईयर्स की थी, 3 साल की उम्र में आई थी, प्लस 12 साल इन लोग को आइलैंड पे हो गया, तो टोटल मिला के 15 साल। द टेम्पेस्ट इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर आफ्टर कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स के बाद सबसे शॉर्टेस्ट प्ले टेम्पेस्ट ही है। वैसे अगर पूछा जाए कि शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, दी कॉमेडी ऑफ एरर्स, लेकिन इसके बाद बता रही हूँ द टेम्पेस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जॉन फ्लेचर लाइकली कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर ऑन हिज नेक्स्ट प्ले हेनरी VIII, मेकिंग टेम्पेस्ट द लास्ट सोलो वर्क है ये शेक्सपियर का। ठीक है, तो इसके बाद शेक्सपियर ने जो हेनरी VIII लिखा ना, उसमें जॉन फ्लेचर की मदद उन्होंने लिया, मतलब जॉन फ्लेचर के कोलैब से लिखा उन्होंने। लेकिन द टेम्पेस्ट इनका आखिरी सोलो प्ले था जो शेक्सपियर ने खुद लिखा, किसी का कोलैब नहीं था, किसी का सहयोग नहीं था। कैलिबन इज़ एन एनाग्राम ऑफ कैनिबल। तो ये ध्यान रखना है, कैलिबन का नाम कैनिबल शब्द के अक्षरों के आगे पीछे करके बना है। एपिलॉग स्पोकन बाय प्रोस्पेरो टू द ऑडियंस। तो लास्ट में एपिलॉग कौन बोलता है, प्रोस्पेरो बोलता है, किससे, ऑडियंस से। फोर्थ वॉल यही तोड़ता है। MCQs ओरिएंटेड बात करेंगे, अगर हम ट्रैप में फंसाया जाएगा तो कैसे, जॉनरा याद रखना, इट इज़ अ रोमांस नॉट अ प्योर कॉमेडी और ट्रेजेडी, इट कंटेंस एलिमेंट ऑफ बोथ। दोनों ही ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का एलिमेंट्स मिलता है, ये एक ड्रामेटिक रोमांस है, ध्यान रखना बच्चे। आइलैंड की बात अगर पूछा जाए, आइलैंड पे, ठीक है, दिस आइलैंड इज़ द मेडिटेरेनियन नॉट अ कैरेबियन।
ठीक है, मतलब आइलैंड की बात करा जाएगा तो आइलैंड मेडिटेरेनियन सी है, सी में है, भूमध्य सागर में है, बरमूडा या कैरेबियन में नहीं। हालांकि प्रेरणा ली गई है बरमूडा से, बरमूडा में भी एक जहाज शिपरैक हुआ था, वहाँ से प्रेरणा ली गई है, बट लोकेशन नहीं है। लोकेशन आपका जो आइलैंड है वो मेडिटेरेनियन सी है, सी में है एक आइलैंड, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रैप नंबर 3, साइकोरेक्स नेवर अपीयर्स ऑन स्टेज, सी इज डेड बिफोर द प्ले बिगिंस, वो कभी स्टेज पर नहीं आती है, प्ले शुरू होने से पहले ही मर चुकी है वो। ट्रैप नंबर 4, एंटोनियो रेपेंटेंस अनलाइक अलांसो, ठीक है, क्या एंटोनियो सुधर गया? नहीं, लास्ट में अलांसो माफ़ी मांगता है लेकिन एंटोनियो चुप रहता है, ये एक एम्बिगुअस है। ट्रैप नंबर 5, मास्क, द मास्क इज अ सेलिब्रेशन ऑफ चैस्टिटी आर फर्टिलिटी, वेनिस आर क्यूपिड आर बैंड फ्रॉम इट, ठीक है। इस प्ले में जो मास्क की बात करेंगे, इस प्ले में जो वीनस है, वीनस कौन है? ये कामदेव की माँ है, एंड क्यूपिड कौन है? ये काम, इनको नहीं बुलाया जाता है इस मास्क वाले छोटे प्ले में, क्योंकि प्रॉस्पेरो शादी से पहले लस्ट नहीं चाहता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इनको नहीं बुलाता है। बाकी सेरस, जूनो, उनको सबको बुलाता है। ट्रैप नंबर 3, एरियल जेंडर, एरियल इज अ स्प्रिट एंड जेंडरलेस, दो ऑफन प्लेड बाय मेल्स इन शेक्सपियर टाइम एंड फीमेल लेटर, दैट, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एरियल की जो, एरियल एक स्प्रिट है, उसका कोई जेंडर नहीं है, लेकिन शेक्सपियर के टाइम पे लड़के ये रोल करते थे और टेक्स्ट में उसके लिए ही का यूज़ हुआ है, ही का, ये ध्यान रखना है। तो ये थी कहानी आपके टेम्पेस्ट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी जो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट लाइनें, मैं कोटेशन अलग से करा दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो हम बस प्ले को पढ़ रहे हैं ना, अभी हम प्ले पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, बाकी तो हम सब पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम प्ले पढ़ रहे हैं, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इसके कोर्स रहेंगे वो तो हम करेंगे, उसको कैसे छोड़ सकते हैं बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम, वहाँ से आपको ये इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको PDF यही वाली मिलेगी। आप कहते हो कि मतलब विदाउट मार्किंग वाला वो होता ही नहीं है, ठीक है, यही पॉसिबल हो पाता है तो मैं भेज देती हूँ, बाकी पॉसिबल रहेगा तो मैं भेज दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। 3 मैंने भेज ही दिया था विदाउट मार्किंग वाला, और ये जल्दी रहता है तो मैं भेज देती हूँ, बाकी वो मिलता भी नहीं है, ये रहता है, ये सेव रहता है तो मैं भेज देती हूँ इसको जल्दी से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।